हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ। ये नोट्स आप राजस्थान का एग्ज़ाम हो या ऑल इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम, अगर उस एग्ज़ाम के अंदर भारत का भूगोल पूछा जाता है तो ये बेसिक से लगाकर हायर लेवल तक इसको मैंने काफ़ी अच्छे से हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए हैं और मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसकी ये पूरी एक सीरीज़ है। ये आपको 1, 2, 3, 4 इस तरीके से वीडियो के अंदर आपको मिलते जाएंगे टॉपिक वाइज। आप इनको बिना स्किप किए अच्छे से देखेंगे और आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल। इसके अंदर सबसे पहले हम भारत के अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड बेसिक जानकारी लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी विशेषता क्या होती है, ये सारी की सारी जानकारियाँ लेंगे और फिर हम भारत से रिलेटेड पूरा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें। देखिए, आप भी साथ में पढ़ते जाइए। अक्षांश व देशांतर रेखाओं का काल्पनिक भूग्रिड कहलाता है। देखिए, अक्षांश व देशांतर का उपयोग मुख्य रूप से पृथ्वी पर किसी स्थान के निश्चित सीमा देखने के लिए कि वो कौन सी पोजीशन पे है, उसकी सीमा क्या है, उसको देखने के लिए हम लोग अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को हमेशा समकोण पर काटती हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कौन से कोण पर काटती हैं, समकोण काटती है, नहीं काटती हैं। तो ये सारे का सारा आपको पता चल जाना चाहिए। अब देखते हैं, जैसे ये एक सर्कल बना रखा है, जैसे पृथ्वी इस तरीके से है, इसके अंदर आपको पता चल रहा है कि इसमें एक बीच में जीरो रेखा दे रखी है जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इस भूमध्य रेखा को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इस 0 डिग्री के ऊपर की साइड में उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इस 0 डिग्री के नीचे की साइड में दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री से ऊपर की साइड में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरीके से ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हुई हैं। खींची गई का मतलब यहाँ पे ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, न कि पृथ्वी के ऊपर खींची गई हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं कितनी हैं? 1 से लगाकर आपके 90 तक हैं, लेकिन 90 वाला जो सिर्फ पॉइंट है, न कि वहाँ पे कोई इस तरीके से कोई रेखा है। 79 के बाद 80, 80 के बाद 89, 89 के बाद 90। तो ये सारी की सारी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। इसको इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है। तो ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध। इसी तरीके से 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा है, इसके नीचे की साइड में 1 डिग्री वाली जो आपकी अक्षांश रेखा है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री वाली, इस तरीके से आपका वापस वही 89 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरीके से लास्ट वाला आपका दक्षिणी वो जो ध्रुव है वो वाला पॉइंट आ जाता है। तो इसमें ध्रुव भी आपको पता चल रहा है, जो 90 डिग्री वाला है उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरीके से ये सारी की सारी आपको अक्षांश रेखाओं से संबंधित पता चल रहा है। तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं? देखिए, वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से काल्पनिक दूरी रखती हैं, वो भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती हैं, ये समानांतर चलती हैं। ये इसी 0 डिग्री के सभी के सभी समानांतर हैं। दूसरी बात, ये सभी के सभी एक सर्कल बनाती हैं, एक वृत्त का निर्माण करती हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर। तो ये हम और आगे देखिए, हम जब इसकी विशेषता पढ़ेंगे थोड़ी सी देर में तो आपको पता चलेगा। देखिए, इसको आप इस तरीके से समझें। एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल अक्षांश बिंदु कितने हैं और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो ये आपके कभी डाउट रहना नहीं चाहिए। देखिए, जैसे 0 डिग्री अक्षांश को हमने एक लाइन मान लिया। अब उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में कुल मिलाकर ये 90-90 आपके बिंदु हैं।
दोनों मिला के, ऊपर की साइड में भी 90 है और नीचे की साइड में भी 90 है, यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में 90 में। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए कुल अक्षांश बिंदु कितने हैं, 90 प्लस 1 प्लस 90, तो ये टोटल बिंदुओं की संख्या हो जाएगी आपकी 181, यानी 181 बिंदु हो जाएंगे। जबकि रेखाएं कितनी हैं, अब इन रेखाओं में आपको 181 है, उसमें से 2 घटाने, क्योंकि मैंने आपको बताया 90 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव है और 90 डिग्री आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये कोई रेखा नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट होगा, एक बिंदु होगा। तो वो 2 जो है पॉइंट इस 181 में से घटा देंगे तो कुल रेखाएं आ जाएगी, तो वो 179 आपकी कुल रेखाएं आ रही हैं। तो आपको एग्ज़ाम में अगर कन्फ्यूजन होता है कि अक्षांश बिंदु कितने होंगे और अक्षांश रेखाएं कितनी होगी इस पूरी पृथ्वी पर, तो आपको याद रखना है अक्षांश बिंदु 181 और अक्षांश रेखाएं 179। 179 इसलिए कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो पॉइंट है, वो बिंदु है, उसको आपने बिंदुओं में से घटा दिया तो रेखाएं आ गई। इस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए अब हम अक्षांश रेखाओं से संबंधित जितनी भी विशेषताएं होती है वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती है, मतलब जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है, उसके समांतर ऊपर से 1 डिग्री वाली और नीचे भी 1 डिग्री वाली, इन दोनों के बीच में दोनों के समांतर दूरी बनी हुई होती है, यानी कि आपके भूमध्य रेखा के समांतर ये होती हैं। दूसरी 2 रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, ये भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। तो 2 रेखाओं के बीच की दूरी है आपकी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर की दूरी पर ये होती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर या बढ़ने पर बढ़ जाती है। क्या है, बढ़ती है। जैसे कि भूमध्य रेखा के पास में जो कोई दूरी है फर्स्ट वाली, तो उसमें है कम दूरी होगी, यानी कि उसमें उन दोनों रेखाओं के बीच में गैप जो है वो कम है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो ध्रुवों पर कितनी है, 111.7 है, जबकि भूमध्य रेखा पर 110.6 किलोमीटर। 2 जो आपकी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, इनके बीच की दूरी है इस तरीके से। चौथा पॉइंट क्या है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का प्रदेश कटिबंध या कोट कहलाता है। ये कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको पता है कि ये उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है। वो जो कटिबंध इसलिए कहते हैं कि 2 रेखाओं के बीच का जो प्रदेश है, क्षेत्र है, उसको हम लोग कटिबंध के नाम से जानते हैं। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है कि सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है। सबसे लंबी अगर हम लोग कहें कि कौन सी सबसे लंबी आपकी अक्षांश रेखा है, तो वो आपकी 0 डिग्री वाली, फिर उससे छोटी 1 डिग्री, उससे छोटी 2 डिग्री, इस तरीके से कम होती जाएगी। और सबसे छोटी आपकी, क्योंकि 90 डिग्री वाला तो आपका एक बिंदु होता है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि ध्रुवों की तरफ हम बढ़ेंगे तो अक्षांश रेखाओं की दूरी जो है छोटी होती जाएगी, कम होती जाएगी। और इसके विपरीत हम बोलें कि ध्रुवों से अगर हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो वो आपको कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अतः भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है। तो आपको अभी मैंने बता दिया। नेक्स्ट 6th पॉइंट क्या लिखा है कि सभी अक्षांश रेखाएं एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन 90 डिग्री वाला है वो आपका जो ध्रुव है, वो एक ध्रुव आपको याद रखना है, वो पॉइंट ही बनता है। बाकी सभी जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो रेखाएं 179 जितनी भी रेखाएं आपने अभी देखी थी वो सभी की सभी सर्कल का निर्माण करती हैं, एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। यह वृत्त भूमध्य रेखा से
ध्रुवों की तरफ जाने पर छोटे होते जाते हैं। सबसे बड़ा अगर वृत्त की बात करेंगे तो वो आपका रेखा के हिसाब से देखा जाए, या फिर हम ऐसा कहें कि सबसे बड़ा वृत्त जो है भूमध्य रेखा वाला ही है। उससे छोटा जो है 1 डिग्री वाला, उससे छोटा 2 डिग्री 3 डिग्री वाला, इस तरीके से होते जाएंगे। यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो सभी के सभी वृत्त जो है छोटे होते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अक्षांश रेखाओं के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। ये जलवायु कौन सी जलवायु है उसका निर्धारण इन्हीं अक्षांश रेखाओं के हिसाब से किया जाता है। ये एक चार्ट मैंने प्रिपेयर कर रखा है, इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपको इस सर्कल के अंदर पता चल रही है। ये सर्कल जो है एक पृथ्वी का सिंबल है, आप इसको पृथ्वी समझिए। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री के बीच का जो हम क्षेत्र माने ये कटिबंध कहलाएगा। इस कटिबंध को हम उष्ण कटिबंध कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के हिसाब से ये कटिबंध उष्ण कटिबंध कहलाया। फिर कर्क रेखा से आर्कटिक सर्कल और इधर मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो क्षेत्र है, बीच का जो प्रदेश है, उसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। यहाँ थोड़ी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, यहाँ थोड़ा ठंडे का माहौल रहेगा। फिर आपका अंटार्कटिक सर्कल दक्षिण की तरफ और आपका आर्कटिक सर्कल से उत्तर की तरफ, ये पूरा का पूरा आपका शीत वाला प्रदेश कहलाएगा। यहाँ हमेशा बर्फ रहेगी, सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँचेगी, तो यहाँ पे आपका बर्फ ही जमी रहेगी, तो ये शीत प्रदेश कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। फिर नोट में लिखा है, देखिए समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं। कौन सी? समताप रेखाएं किसका अनुसरण करती हैं? अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती है। ये आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा भूमध्य रेखा से संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए भूमध्य रेखा क्या क्या है, कहाँ से गुजरती है और इसकी विशेषता क्या है, पूरा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, दूसरा हम इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई आपको याद रखनी है 40,075 किलोमीटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में पूछा जाए या न जाए, आपको ऐसा माइंड में रखना है कि 40,075 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे बड़ा वृत्त है ये, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त। नेक्स्ट, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाला भाग आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 तारीख आपको याद रखनी है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसके दिन, इन दोनों दिनों के दिन आपको याद रखना है कि सूर्य की किरणें इस भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं। इसका मतलब यहाँ पे सीधा चमकता है। कौन? सूरज 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर सीधा चमकता है। इस समय संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि है, दिन और रात के बीच में जो समय है, वो आपका बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि दिन और रात का समय कब बराबर होगा, तो आपको याद रखना है 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि 21 मार्च को वसंत विषुव कहलाता है और आपका 23 सितंबर वाला शरद विषुव कहलाता है। आगे देखते हैं, इस भूमध्य रेखा के ऊपर तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह से तापमान काफ़ी ज़्यादा उच्च होगा। इसी को आपको ध्यान में रखना है कि जब तापमान अगर जहाँ कहीं भी उच्च होगा तो दाब जो होगा वो आपका निम्न होगा, दाब कम होगा, प्रेशर कम होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर तापमान उच्च होने की वजह से यहाँ पर दाब जो है, दाब निम्न होता है, और जिससे कि यहाँ दैनिक जो है और दैनिक और वार्षिक जो तापांतर है बहुत ज़्यादा कम है, निम्न है। इस तरीके से आपको याद रखना है। भूमध्य रेखीय पेटी को हम डोलड्रम पेटी भी कहते हैं, इसको डोलड्रम पेटी कहलाती है। यहाँ वर्ष भर बारिश होती है, क्योंकि सूर्य है यहाँ पर सीधा चमकता है, तो जो भी आपके वाष्पोत्सर्जन की वजह से और संघनन की वजह से यहाँ पे आपके बारिश हमेशा होती रहती है।
अब हम एक इस तरीके से कहते हैं कि यहाँ का जो वर्ष भर बारिश होने की वजह से उष्णकटिबंध या फिर यहाँ पे भूमध्य रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जहाँ जितनी बारिश होगी वहाँ की जैव विविधता उतनी ही उच्च होगी, उतनी ही उसमें वैरायटी पाई जाएगी। अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहलाएगा। वो बारिश के ऊपर ही डिपेंड करता है। जहाँ बारिश कम होगी या नहीं होगी, इसका मतलब वहाँ जैव विविधता कम पाई जाएगी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो अक्षांश रेखा इस पूरी पृथ्वी में कहाँ से गुजर रही है और देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजर रही है, वो इस अक्षांश रेखा को कौन कौन से बिंदु पर काट रही हैं, वो बिंदु इस पूरी पृथ्वी में कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए आपको एक बना रखा है। अक्षांश रेखा दक्षिणी अमेरिका से गुजरती हैं, फिर आपका अटलांटिक महासागर में ये दोनों 0 डिग्री देशांतर रेखा और आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे काटती हैं। फिर आगे हम अफ्रीका की तरफ चलते हैं तो एक कांगो नदी है जिसको जायरे नदी भी कहते हैं। ये इस जायरो नदी को, जैसे हम कहते हैं कि राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है, और माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसी तरीके से कांगो नदी जो है वो आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। फिर आगे ये हिंद महासागर से पास होते हुए एशिया के अंदर जो सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप हैं इंडोनेशिया का, उसको ये दोनों को अलग करते हुए इस तरीके से ये हिंद आपके प्रशांत महासागर के अंदर निकलती हैं। फिर आगे इस तरीके से ये 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, ये प्रशांत महासागर के अंदर ये दोनों रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट होती हैं। उधर 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा अटलांटिक महासागर में इंटरसेक्ट होती हैं। उसी तरीके से 180 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा प्रशांत महासागर में इंटरसेक्ट होती हैं, आपस में काटती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये मैंने नीचे इसको लिख दिया है कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश दोनों अटलांटिक महासागर में इंटरसेक्ट होती हैं, जबकि 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश प्रशांत महासागर में। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, इसका 1-2 बार पूछा भी गया है कि ये आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। 0 डिग्री दोनों अटलांटिक, लेकिन 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश ये प्रशांत महासागर में आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम पढ़ते हैं, जैसे जिस तरीके से आपने भूमध्य रेखा के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा, उसी तरीके से अब हम पहले कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं और मकर रेखा के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम आर्कटिक सर्कल भी देख लेंगे। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण जो बेसिक जानकारी होती हैं वो हमारी अक्षांश रेखा से संबंधित हो जाएगी। उसके बाद हम देशांतर रेखा को पढ़ेंगे और फिर हम भारत की पूरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। देखिए ये सर्कल एक आपको दिखाई दे रहा है। इस सर्कल के अंदर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध के अंदर बना रखा है और भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर ही आता है। इस कर्क रेखा के ऊपर अगर जब भी सूर्य चमकता है तो वो सीधा कब चमकेगा? आपका 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सूरज सीधा चमकेगा, इसलिए उसको कर्क क्रांति कहेंगे। क्या बोलेंगे? कर्क संक्रांति कहेंगे, कर्क संक्रांति। तो उस समय यहाँ पे दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होगी, और यहाँ पे हमारा जो मौसम है वो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु कहलाएगी। अगर इसी समय की बात करेंगे तो आपका दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का माहौल रहेगा। हमारे यहाँ गर्मी रहेगी तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आपका सर्दी रहेगी। और जब ये सूरज दक्षिणी गोलार्ध के अंदर चला जाएगा उस समय मकर रेखा पर अगर ये जब सीधा चमकेगा तो मकर रेखा ये आपके ऑस्ट्रेलिया के वहाँ उसको ऑस्ट्रेलिया के बीच में से गुजरती हैं। तो उस समय यहाँ पे हमारे यहाँ सर्दी रहेगी और
वहाँ पे यहाँ पे गर्मी रहेगी। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर 22 दिसंबर को यहाँ पे मकर संक्रांति होगी और उस समय वहाँ दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होगी और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी। इसी 22 दिसंबर के आसपास और 22 दिसंबर के यहाँ उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी होगी और दिन छोटे होंगे और यहाँ पे शीत ऋतु होगी। तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए और ये आपको मैंने इस डायग्राम में भी अच्छे से बता दिया, आपको याद रखना है। कर्क रेखा और मकर रेखा को और भूमध्य रेखा को काटने वाली नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा को माही नदी आपके राजस्थान वाली, ये 2 बार काटती हैं। मैंने आपको भूमध्य रेखा के बारे में बात करी, अफ्रीका की कांगो नदी। उसी तरीके से मकर रेखा को भी एक लिम्पोपो नदी है जो 2 बार काटती हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो दक्षिणी गोलार्ध वाली को हम लोग मकर रेखा कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध वाली को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, उसके से रिलेटेड बेसिक से लेकर डीप तक नॉलेज देखिए। ये 66.5 डिग्री यानी कि 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है। ये आपकी कहाँ कहाँ से गुजरती हैं ये भी आपको इस चार्ट से पता चल रहा होगा। देखिए, पहले हम दक्षिणी गोलार्ध के अंदर एक ही हैं जो कि अंटार्कटिक महाद्वीप से ये गुजरती हैं और उत्तरी गोलार्ध के अंदर कनाडा, अलास्का, ग्रेट बैरियर झील, साइबेरिया, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से ये आपका आर्कटिक सर्कल गुजरता है। दूसरा आइसलैंड जो है उसके उत्तर से ये गुजरता है। तो ये बेसिक जानकारी थी। एक और जानकारी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री जो आपका दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि हम उस ध्रुव की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उसका नाम है रॉबर्ट पियरी, जबकि दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाले हैं एम्स्टन, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। तो ये था थोड़ा सा बेसिक आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल से रिलेटेड। अब एक छोटी सी और जानकारी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की विशेषता क्या होती है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ सूर्य सीधा चमकेगा तो वहाँ तापमान ज़्यादा होगा, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ वायु दाब कम होगा, निम्न होगा। तो यही सारी की सारी आपकी जानकारी है। जहाँ उच्च ताप होगा वहाँ आपकी वर्षा भी ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो जैव विविधता भी ज़्यादा पाई जाएगी। तो ये आपको बेसिक मैंने पहले बताया, उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की विशेषता में इस तरीके से है कि यहाँ पे तापमान जो है न्यूनतम रहेगा, क्योंकि सूर्य सीधा आएगा ही नहीं, सूर्य की किरणें आएगी नहीं, तो यहाँ पे तापमान रहेगा ही नहीं, बहुत कम रहेगा, इसलिए वो न्यून लिखा हुआ है। तो जब तापमान न्यून होगा तो वहाँ पे वायुदाब उच्च होगा और वायुदाब उच्च होने की वजह से यहाँ पे अधिक बर्फ पाई जाएगी, अत्यधिक बर्फ पाई जाएगी। सबसे अधिक यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल होगा और जैव विविधता सबसे कम पाई जाएगी। तो इस तरीके से आज आपने ये बेसिक अक्षांश रेखा से रिलेटेड भारत या हम ये कह सकते हैं कि पूरा एक बेसिक नॉलेज लिया। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे भारत से संबंधित। पहले देशांतर रेखा से संबंधित पढ़ेंगे, उसके बाद हम भारत से रिलेटेड अक्षांश और देशांतर और उसके बाद जितने भी भूगोल के टॉपिक रहते हैं वो हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो आपको ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग लाइक और कमेंट के साथ करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अन्य तक पहुंचाने के लिए उसको
शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े। और आप तो अपने नॉलेज को मेरे वीडियो के साथ बढ़ा ही रहे हैं। मोटिवेशन के लिए आप इसमें लाइक करिए, कुछ कमेंट करिए, कोई चीज़ अगर आपके कन्फ्यूज़न में रहता है तो मुझे भी पता चले कि हाँ आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं। मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। ओके, नमस्कार।